नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अक्सर आपने कृष्ण की महिमा में सुना होगा कि हे राधा कृष्ण, हे सुदर्शनधारी, प्रणाम आपको बारंबार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या महज संयोग है कि एक तरफ राधा कृष्णन है और दूसरी तरफ सुदर्शन है। राधा कृष्ण ही सुदर्शन को चलाने वाले हैं और इसीलिए उनको चक्रधारी कहते हैं। लेकिन यहां क्या वाकई में एक ऐसी सियासी चाल सुदर्शन के जरिए चली गई है जिसमें निशाने पर राधा कृष्णन? कमाल की बात देखिए, एनडीए ने जब राधा कृष्णन के नाम का उपराष्ट्रपति के लिए ऐलान किया तो सबकी निगाहें अपने आप तमिलनाडु के सियासी समीकरण पर जाकर टिक गई कि क्या वहां पर डीएमके धर्म संकट और क्षेत्रीय संकट को निभाएगी या कहें कि क्षेत्रीय धर्म को निभाएगी या गठबंधन धर्म को। बिल्कुल उसी तरीके से सुदर्शन के जरिए आईएनडीआई ने उसी धर्म संकट में अब वाईएसआर सीआर और इसके अलावा टीडीपी को उसी क्षेत्रीय धर्म संकट में फंसा दिया है कि वो सुदर्शन रेड्डी के साथ होंगे या फिर गठबंधन के साथ होंगे। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में जो बहुमत का आंकड़ा है क्या वो क्षेत्रीय अस्मिता पर भारी पड़ सकता है या क्षेत्रीय अस्मिता इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना देगी जो अभी तक एक तरफा नजर आ रहा था। आज बात इसी मुद्दे पर कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जहां उम्मीद निर्विरोध की अमूमन होती है, उसमें विरोध के बीच में एक तरफ एक ऐसे नेता जो 16 साल की उम्र से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं राधा कृष्ण, और दूसरी तरफ एक ऐसे रिटायर्ड जज जिनके जीवन काल का एक लंबा हिस्सा संविधान के हिसाब से चलने में हुआ है। हम संविधान का जिक्र इसलिए करें क्योंकि इस वक्त भी बिहार इलेक्शन में संविधान बचाने को लेकर एक अलग तरीके की बात की जा रही है। तो क्या इस पूरे चयन के पीछे की सियासत बहुत अलग है? आज बात इसी। आदरणीय श्री राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना। जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये सियासत है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होता है और जो आपको सुनाई दे रहा होता है दरअसल मकसद उससे बिल्कुल उलट होता है। लेकिन क्या वाकई में दो बेहतरीन शख्सियतों के बीच का ये चुनाव सिर्फ सियासी है या फिर मनभेद से आगे बढ़ते हुए एक ऐसी लाइन को खींचने की तरफ है जहां यह तय होगा कि क्षेत्रीय अस्मिता और गठबंधन दोनों के धर्म में से किसको चुना जाना है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। शुरुआत अटल खंडेलवाल जी आपके साथ और आपके नाम के साथ ही, क्या एनडीए गठबंधन अटल रहेगा या जिस तरीके से क्षेत्रीय अस्मिता के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव शायद फंस सकता है उसमें खंडित हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मेरे नाम जिस तरीके से आपने कहा कि एनडीए गठबंधन अटल रहेगा तो निश्चित मानिए अटल ही रहने वाला है। विरोध करना एनडीए गठबंधन का स्वभाव हो गया है और उसी के तहत वो हर बात से संविधान खतरे में 2014 के बाद से ये रट लगाए बैठे हैं। भले वो खड़गे साहब हो या उनके बहुत सारे राहुल गांधी जी, प्रियंका, एक फेरिस्त है, सभी को संविधान खतरे में लगता है। हर वो काम वो जो कि विरोध। सर मैं तो उस पर आ ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई राधा कृष्णन जी जिस जगह से आते हैं और वहां का जो वोट बैंक, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वो एक बड़ा कम्युनिटी वोट बैंक है जो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आपके जो गठबंधन के अंदर नेशनल लेवल पर है उन्हें अपने क्षेत्रीय आधार को भी तो देखना है। क्या ये उसके बीच की समस्या या इसको लेकर बातचीत हो चुकी है? विजेंद्र जी, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो बेसिकली व्यक्ति राधा कृष्णन जी जैसे हो, समर्पण जिनका स्वभाव रहा हो, विनम्रता जिनके स्वभाव में हो और प्रशासनिक अनुभव हो, लंबा अनुभव हो,
वो व्यक्ति, हम क्षेत्र भाषा और ये बाकी सारी पंथों की लड़ाई हमारी है ही नहीं, हम जोड़ के चलने वालों में से हैं। ये जिनका आधार रहा होगा भाई, आपको तोड़ने तो सुदर्शन रेड्डी जी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, फिर तो सुदर्शन रेड्डी जी का भी विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, बात ऐसा है कि हमने शुरुआत में ही कोशिश की कि जो राधा कृष्णन जी का नाम है उसके लिए माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब से भी बात की और भी अन्य दलों से, विपक्षी दलों से बात की और कोशिश की कि सहमति बन जाए। लेकिन जब आपका स्वभाव विरोध का है, आप कोई नैरेटिव ही फिक्स करना चाहते हो, जैसा इनका अभी क्या है, बिहार चुनाव के लिए इनको एक एजेंडा चाहिए और वो विरोध स्वरूप, तो फिर तो बिहार से कैंडिडेट होता भाई, फिर तो बिहार से होता ना कैंडिडेट, आंध्र प्रदेश से क्यों होता? इसलिए कि राजनीति समझने वाली विषय है, उसके अंदर ये नहीं कि जो दिखता है वो होता है। अभी भी तो आपने कहा कि जैसा होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आपने समझाया ना कि भाई हमने तमिलनाडु के अंदर एक गेम प्लान किया, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर हमें उससे रोकने की कोशिश किया। वापस मैं आपके पास आऊंगा राजकुमार शर्मा जी, मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक पद ऐसे होते हैं जो शायद निर्विरोध ही निर्वाचित होने चाहिए और संख्या बल तो इसमें बहुत निर्भर करती है। हमने जगदीप धनखड़ जी, मार्गरेट अल्वा के बीच में भी देखा, अभी भी आंकड़े वही हैं और ऑलमोस्ट। तो अगर हम किसी कैंडिडेट को उतारना चाह रहे हैं तो हम नैरेटिव क्या सेट करना चाह रहे हैं? विजेंद्र जी, जो माहौल देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है ना, इसलिए हम लोग इस तरह का कर रहे हैं। हम कभी पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो देश हित में सहमति से हो तो बेहतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है देश के अंदर, उसको लेकर के प्रतिपक्ष को चिंता हुई और इसलिए आज हमने हमारा उम्मीदवार उतारा है। और हमने उम्मीदवार भी हमारा संविधान का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, हमने एक कानूनविद को उतारा है जो आंध्र प्रदेश के और गुवाहाटी के जज भी रहे हुए, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हुए और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक महामहिम को उतारा है जो कुछ राज्यों के महामहिम भी रहे और वर्तमान में भी आज महामहिम है। तो महामहिम वर्सेज संविधान बचाओ का ये चुनाव होगा। और मैं तो आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी साहूकार बनती है, एक महामहिम ने कुछ दिन पहले जो इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या आज जब तक उनकी तबीयत पूछने का प्रयास किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरिबान में संभाले। और भारतीय जनता पार्टी तो ये कोई हिंदुस्तान में हाकिम नहीं रखती है, बल्कि मैं तो आपके चैनल पे हिंदुस्तान के तमाम सांसदों से निवेदन करूंगा कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमारे कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं उनको चुनने का आप प्रयास करें, उनको चुनने की कोशिश करें और उनके प्लस और माइनस देखें। और भारतीय जनता पार्टी की जो अब तो ये हो गया है कि मुझे लग रहा है कि किसी दिन पंचायत के इलेक्शन भी होंगे तो आप कहेंगे कि भाई लोकतंत्र को बचाना है, आप इस पर कुछ कीजिए, हमने इसलिए इन कैंडिडेट को चुना है। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। ईवीएम की बात आएगी, आप लोकतंत्र बचाने निकल जाएंगे। किसी स्टेट के इलेक्शन की बात आएगी, आप लोकतंत्र बचाने निकल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की बात आएगी, आप लोकतंत्र बचाने निकल जाएंगे। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, अब फिर से आप लोकतंत्र बचाने निकल गए। लोकतंत्र तो उतना ही मजबूत है सर। सवाल यह कि इन सबके बीच में क्या पार्टी बच पा रही है, क्या उसके जनाधार में बढ़ोतरी हो रही है? योगेंद्र गुप्ता जी, जिस पॉलिटिकल एक चक्रव्यूह का जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या आपको भी ये लग रहा है कि बिल्कुल उसी अंदाज में कांग्रेस ने टिट फॉर टैट किया है कि भाई अगर आप तमिलनाडु में जाकर हमारे गठबंधन के सहयोगी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेंगे तो हम आंध्र प्रदेश में आकर आपके बड़े सहयोगियों को अनकंफर्टेबल कर देंगे? बिल्कुल विजेंद्र, कांग्रेस ने एक बहुत सोची समझी चाल चली है और निस्संदेह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी ने दो चीज़ों को साधने की कोशिश की थी। एक, भारतीय जनता पार्टी साउथ में पेट जमाने की कोशिश कर रही है, तो अपने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के माध्यम से वो साउथ के अंदर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती थी। दूसरा, उनको टीडीपी को, उनको संकट में डालना था स्टालिन को, डीएमके को, और वो उन्होंने जब डाला तो ये खबरें मीडिया में चलने लगी थी स्टालिन अब करेंगे क्या। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल के खिलाफ कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है उसने दोहरी चाल चली। पहला, उसने सुदर्शन को लाकर के साउथ को साधा, डीएमके को बचाया, और उधर से जो टीडीपी है और वाइसराय, उनको दोनों को फंसा दिया। अब यहाँ एक चीज और है, अपन जो बार बार हम कह रहे हैं कि क्यों ना ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट उन्होंने कहा भी था हमें सहमति बनानी चाहिए। अब कांग्रेस यहाँ पे दूसरा काम करेगी, वो कहेगी कि एक तरफ जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल कैंडिडेट है, क्योंकि एमएलए एमपी भी रहे हैं, महामहिम है वो, और एक तरफ हमारा जो कैंडिडेट है नॉन पॉलिटिकल है, तो वो भी ज्यादा निष्पक्ष होगा। इसलिए अगर सहमति बनानी है तो राष्ट्रपति आपका है, उपराष्ट्रपति हमारा बनाइए, और हमारी कैंडिडेट सुदर्शन को जो एक न्यायविद है उनको यहां समर्थन दीजिए। तो इस तरीके से चक्र में फंसाने की कोशिश करेगी। अगर आंकड़ों को देखेंगे तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, कैंडिडेट मजबूत है।
आत्मा की आवाज पर कोई वोट देता नहीं, आप भी जानते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन आत्मा की आवाज का सहारा लेकर, जैसे राजकुमार शर्मा जी ने भी कहा है, आत्मा की आवाज का सहारा लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अब इंडिया गठबंधन लेकिन मैं वाकई में ऐसा देखता हूं कि जब इस तरीके की स्थिति फंसती है ना, तो उसमें जो अपसेंस होता है दोनों ही सदन के अंदर, वो एक बड़ा किरदार निभाता है, जिसमें वो उसका हिस्सा नहीं होते और उससे बहुमत का आंकड़ा कम होता है, और उसके अलावा वो अपनी क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को भी साथ लेते हैं। आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं उधर की तरफ नजर आ सकता है कि भाई ठीक है, हम तटस्थ हैं? देखिए, तटस्थ रहने की संभावना तो फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पक्ष है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दोनों दल हैं, यानी वायसराय जो है और जो टीडीपी है, उन दोनों के सामने मुश्किल होगी अगर वो इनका विरोध करते हैं और वोट देते हैं एनडीए के पक्ष में, तो आगे जाकर उनको पता है कि ये मुद्दा जो विपक्षी दल है वहां पे जरूर उठाएंगे। ऐसे में वो क्या करेंगे, ये बहुत रोचक होगा। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने एक बहुत सोची समझी चाल चली है, इस वक्त कह सकते हैं कि नहले पे दहला मारा है। अब भारतीय जनता पार्टी उसके कैसे काट करेगी, किस तरीके से नहीं, लेकिन जितना स्पष्ट रुख डीएमके ने दिया कि भाई कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं से भी हो, हम आईएनडीआई के साथ हैं, बिल्कुल, क्या इसी तरीके का स्पष्ट मत टीडीपी और वाईएसआरसीपी भी दे सकती है? हाँ, मुझे लग रहा है कि दोनों एनडीए के साथ रहेंगे और मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर वो अलग होंगे और इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन भी यही चाहता है कि वो साथ ना दें और आगे जाकर जब चुनाव होंगे, यानी विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां जाकर को मुद्दे उठाते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। हालांकि देखिए, हम राजस्थान के अंदर इस डिबेट को कर रहे हैं और हमने पिछले चुनाव के अंदर इस स्थिति को इसलिए नहीं समझा क्योंकि दोनों राजस्थान से थे, इसलिए किसी भी तरफ वोट डलता वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में आप सोचिए, जहां ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने क्षेत्रीय कैंडिडेट के पक्ष में क्यों नहीं वोट किया, आज हमारे स्टेट से उपराष्ट्रपति होता। और यही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सियासत में इस वक्त गरमाया हुआ है। लेकिन योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी 24/7 की पॉलिटिकल पार्टी है, उसने प्लान बी और प्लान सी तैयार किए होंगे, उनको यह भी पता होगा कि किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि इसके बदले में बहुत कुछ और हो सकता है कि भाई चलिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कभी मोदी कैबिनेट का हुआ तो उसमें हम आंध्र प्रदेश को और ज्यादा फुटेज देंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दो काम करेगी। पहला, इंडिया गठबंधन के जो सदस्य दल है उसकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह एन प्रकरण उनका समर्थन कहीं से जुटाया जाए और सेफ गेम खेला जाए। दूसरा, ये जो भावना उठेगी कि क्षेत्रीय दलों पर कि हमारा कैंडिडेट उपराष्ट्रपति होता तो आंध्र प्रदेश का और बाकी जो हिस्से हैं उनका मंत्रिमंडल जब गठन होगा आगामी समय में, उसके अंदर उनको बढ़त देकर के और एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन पॉलिटिक्स करती है और जब उनको ऐसा लगता है कि कहीं फंस सकते हैं तो उनको मालूम होता है उन्हें क्या करना होता है, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर वो करते क्या है। क्योंकि बाकी पैनल भी मेरे साथ है, लेकिन एक और सवाल बस आपसे कि भाई अब ये जुडिशरी से भी लेकर आ चुके हैं, नैरेटिव सिर्फ एक है कि भाई संविधान को बचाना है, आंकड़े ये कह रहे हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है। अब अगर सोचिए जुडिशरी से भी किसी कैंडिडेट को लाकर अगर वो जितवा नहीं पाते हैं तो नैरेटिव किसी हद तक टिक भी पाएगा, नहीं टिक पाएगा? देखो विजेंद्र, जीतना और नहीं जीतना एक अलग पक्ष है और नैरेटिव सेट करना अलग पक्ष है। जो विपक्षी दलों को करना था उन्होंने कर दिया और मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो एक जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और देश के सामने रखेंगे कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए हैं जो न्यायविद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, अनेक जो के जज रहे हैं, उनसे बेहतर कैंडिडेट हो नहीं सकता, निष्पक्ष हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बजाय अपने कैंडिडेट को लेने के हमारे कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए, उसको वहां पर जिताना चाहिए। तो ये वो नैरेटिव सेट करेंगे, कोशिश करेंगे और आप देखिएगा बहुत अटल खंडेलवाल जी, है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब राधाकृष्णन जी का नाम अनाउंस किया गया था उसके बाद जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि भाई हम इस पर कॉमन राय बनाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम घोषणा से और सुदर्शन जी के नाम के ऐलान के बीच में क्या हमने अपोजिशन पार्टी के साथ बातचीत की कि भाई हमने कैंडिडेट घोषित किया है, आप आइए बातचीत कीजिए, एक राय बनाते हैं? क्या ये पहल की गई थी या इंतजार कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, पहल हम करने ही लग गए थे और जब एनडीए की एक बैठक हो जाती है उसमें हमारा नाम आ जाता है, उसके बाद मैंने अभी आपसे पहले भी बोला कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब से बात की, स्टालिन साहब से बात की, सभी विपक्ष के लोगों से बात की। अब देखिए, दो विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा ये कह रहे थे कि आत्मा की आवाज़ से, अटल बिहारी वाजपेयी का वो आपको मंजर याद है जब एक वोट था और आत्मा की आवाज, और वो वोट भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, सांसद थे, उन्होंने वहां डाल दिया कांग्रेस के इनके पक्ष में, तो वहां इनकी आत्मा मर जाती है।
यहां पर इनको आत्मा 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 संविधान ये याद आता है। दूसरा, जस्टिस सुदर्शन जी हैं, रिटायर्ड जस्टिस, इनका आपको यदि केस ध्यान हो तो 2G स्पेक्ट्रम मामले के अंदर इन्होंने बहुत बेहद विस्फोटक भाषा का इस्तेमाल करते हुए निर्णय दिया था कि उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी और वो राष्ट्रीय खजाने की लूट इस तरह के शब्दों के साथ नवाजा गया था। उस वक्त कांग्रेस ने इनका विरोध किया था और आज वही इनके खेवनहार बने तो उनको सत्यनिष्ठ पसंद होंगे ना भाई। बिल्कुल, तो आज तो ये मान रहे हैं ना कि 2G स्पेक्ट्रम में यही बात थी कि राष्ट्रीय खजाने की लूट की गई थी। ये वही पार्टी है ना जो संविधान बचाओ और भ्रष्टाचार की बात करके और खुद भ्रष्टाचार करती लेकिन है। अटल जी, मैं तो यही बात है ना, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, कर ले यहाँ पर। मैं एक ऐसी फहरिस्त से शुरू कर सकता हूं जिसमें ना जाने कितने ऐसे लीडर रहे होंगे जो अपोजिशन में रहते हुए जिन्होंने कांग्रेस को ना जाने बीजेपी को ना जाने क्या क्या ना कहा होगा, और आज वो बड़ी बड़ी पोजीशन पर बाकायदा सरकार के अंदर प्रमोटेड है। तो अगर वो बीजेपी में हो सकते हैं तो कांग्रेस में क्यों नहीं हो सकते भाई? कर्नाटक के अंदर चुनाव होते हैं, 40% कमीशन की सरकार का नारा देते हैं, नैरेटिव फिक्स करते हैं, 2 साल हो जाते हैं और इन्हीं के लोग सिद्धू-रमैया जी जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और फिर ये संविधान बचाओ जैसा नारा देते हैं। सेम ये ऐसी कौन सी संस्था है भारत की संविधान से रिलेटेड कि भारत के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्था है, किसी एक का नाम बता दीजिए जिसके विरोध में ये खड़े ना हुए। इनफैक्ट सुरक्षा, चलिए भाई, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक अगर आप कहेंगे तो मैं एक संवैधानिक पद जरूर बता दूंगा जिसके विरोध में वो नहीं। क्या होगा? ठीक है अटल जी, आप कह रहे हैं कि भाई कोई एक संवैधानिक संस्था बताइए जिसके विरोध में नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक संवैधानिक पद जरूर है जिसके विरोध में कांग्रेस नहीं है, और वो नेता प्रतिपक्ष का पद है जिस पर राहुल गांधी है। उसके विरोध में वो नहीं है, संवैधानिक पद है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, भाई ये बात तो सही है, जिन्होंने कांग्रेस को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में मैक्सिमम डैमेज किया, अगर वो आपके कैंडिडेट हैं तो इसको मैं बड़प्पन मानूं कि भाई उस वक्त उन्होंने बहुत सच बोला और सच कांग्रेस को पसंद है इसलिए उनको चुना गया है, या वजह कुछ और रही? विजय जी, देश में जो माहौल बिगड़ गया है ना, उस माहौल को सुधारने के लिए हमने संविधान के एक ज्ञाता को हमने यहाँ मैदान में उतारा है। और आपने देखा हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे ना, वो भी माननीय वो एडवोकेट थे जी, वो भी बड़े बड़े विद्वान थे कानून के, और जब उनका अस्वस्थ हुआ, उनका इस्तीफा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तबीयत नहीं पूछी, तो उनके जितने भी समर्थक हिंदुस्तान में हैं वो भी हमारे उम्मीदवार को निश्चित तौर पे समर्थन देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है राजकुमार जी कि देखिए, जब तक वो उस पद पर थे ना, अपोजिशन महाभियोग लाने की कोशिश कर रहा था उनको पद से हटाने के लिए, और जैसे ही वो पद से हटे हैं कितनी खूबियां तो आपने ही गिना दी। आप सोचिए जरा, यही चश्मा इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल पार्टीज का। और देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री उनका हाल नहीं जाने तो देश को चिंता नहीं होगी क्या? हम प्रतिपक्ष में बैठे, हिंदुस्तान की जनता ने हमको प्रतिपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति है तो कहां है, किस हालत में है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप हर संस्था और हर पद को एक तरीके से अस्थिर कर दें। जब तक वो पद पर अस्थिर कर दें और जैसे वो पद से हट जाएं आप उसके समर्थन में आ जाएं। ये तो आपको कुछ फैसले तो देश के हित में लेने पड़ेंगे, और मैं मानकर चल रहा हूं भाई जो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो इसी तरीके का कर रहे हैं। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, कॉमन मैन के बीच में कई परसेप्शंस आए हैं जो अपोजिशन की तरफ से, या कहूं कि INDIA गठबंधन की तरफ से बार बार क्रिएट करने की कोशिश की गई। समस्या यह कि हर एक नैरेटिव के पीछे एक ऐसा फैक्ट आता है जो उस पूरे नैरेटिव को एक बिग क्वेश्चन करता है। अब अगर ये कहेंगे कि भाई संविधान को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो कॉमन मैन तो समझ रहा है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और कॉमन मैन का इलेक्शन भी नहीं है, और जिनका इलेक्शन है वो बखूबी जानते हैं कि हो क्या रहा है। तो क्या वाकई में जो नंबर गेम है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा? नहीं विजेंद्र, नंबर गेम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से सिर्फ राज्यसभा को साधने का महत्व नहीं है, इस चुनाव के माध्यम से देश की जो जनता है उसको साधने का भी अप्रत्यक्ष प्रयास होगा, और वो यही कहा जाएगा। देखिए, जहां तक संविधान बचाने नहीं बचाने का सवाल है तो ये राजनीति, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। 1975 में जो आपातकाल लगा था,
अगर उसको भारतीय जनता पार्टी आज इतने वर्षों के बाद भी याद करके संविधान के हत्यारे के रूप में कांग्रेस को अगर परिभाषित करना चाहती है, तो फिर कांग्रेस अपने राइट का उपयोग कर रही है कि वो भी कह रही है कि संविधान खतरे के अंदर है। तो इसलिए क्या है क्या नहीं जनता डिसाइड करेगी, लेकिन दोनों अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कांग्रेस या विपक्षी दल कोई राजनीतिक व्यक्ति को लेकर के अपने कैंडिडेट के रूप में आता तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आसानी होती उसको घेरने में। प्रश्न यह है कि आखिर इनका विरोध आप किस बेस पे करेंगे? सिर्फ इसी बेस पे कर विरोध सकते का हैं? सवाल ही नहीं है सर, इस पूरे इलेक्शन में विरोध तो कहीं है ही नहीं। सीधा सा है कि भाई पार्टी अपना व्हीप जारी करेगी, जाकर वोट डाल देना है, कोई प्रचार प्रसार तो होना ही नहीं है। मैंने वही कहा कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई जिससे नंबर गेम चेंज हो। हाँ, मैंने वही कहा कि जब आरोप प्रत्यारोप होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को बहुत कुछ नहीं होगा। जैसे कि जिस तरीके से भाजपा का कैंडिडेट है उसके खिलाफ भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कहने के लिए बहुत कुछ कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो इस समय जो चुनाव होगा वो एक अलग नैरेटिव से होगा, लेकिन चुनाव चूंकि बहुमत के आधार पर चुना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विजेता होगा वो करीब करीब ये पूरी संभावना है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है उसी की विजय होगी। और क्या सिर्फ अपोजिशन ये दिखाना चाह रहा है कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी और एनडीए को किसी भी इलेक्शन में वॉकओवर नहीं देना चाहते, हम फाइट करेंगे और हर वक्त सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बस ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे कितने ही खाते में हार लिखी जा चुके। अरे उनकी कोशिश यही है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम वॉकओवर देते हैं तो जो हमारी बाजी वो और ज्यादा खिसक जाएगी, तो इसीलिए कैंडिडेट को लेकर आए। अब वो उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अपने कैंडिडेट के बजाय हमारे कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के रूप में चुनिए जो आपके कैंडिडेट से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा निष्पक्ष है और संविधान का ज्यादा ज्ञाता है। वो इस बात को यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। अटल खंडेलवाल जी, क्या इसके बाद, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं, देखिए बैठकें होती हैं, क्या एक बार फिर से ये बैठकें होंगी, जो कि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि होंगी कि भाई सभी पार्टी जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है उनसे तो मिला ही जाए। 48 के आसपास ऐसे हैं सांसद दोनों राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब उनको भी अप्रोच किया जाएगा कि आइए, ताकि नंबर गेम में मैक्सिमम हासिल किया जा सके। देखिए विजेंद्र जी, जैसा कि हमारे मित्रगण है दोनों ने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी है वो एक कर्मठ पार्टी है। 24/7 हम लोग कार्य करते हैं। हम बिल्कुल, अब जब उपराष्ट्रपति के लिए दोनों तरफ के कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके तो हम खुद चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर के और विन हों और इनके नैरेटिव्स को नहीं चलने दें जो कि बिल्कुल असत्य पे आधारित हैं। जी, और इसकी कितनी कोशिश होगी कि INDIA गठबंधन के कुछ ऐसे पार्टी या सांसद जिनको कहा जाए कि चलिए आप थोड़ा उस दिन आराम कीजिएगा। देखिए ऐसा है, हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले, हम हमारे विचार रखेंगे। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि INDI, तो यहाँ तक तो ठीक है, ए तो लास्ट का इनका गायब ही रहता है। अलायंस ये कभी होते नहीं, कभी आप चली जाती है, कभी TMC चली जाती है और बहुत सारे। मैं यही बोल रहा हूँ कि इनको अपने विचारों पे संतुलन रखना पड़ेगा और रखेंगे तो ठीक रहेगा और साथ होते तो और अच्छा होता। हिंदुस्तान की जनता देख लेगी आपको। मैं यही बोल रहा हूँ, साथ होते स्वागत करते। अब आपने खड़ा कर दिया कैंडिडेट तो हम दूसरे हमने हमारे विचारों को जनता तक और सबको संविधान बचाने का वक्त चल रहा है, लोकतंत्र बचाने का वक्त चल रहा है। अच्छा राजकुमार जी, वैसे मैं उस स्टेट को भी जानता हूं जहां से आयराम गैराम शुरू हुआ था, जो तोड़फोड़ शुरू हुई ना, आयराम गैराम से शुरू हुई थी। मैं कह रहा हूं जिसकी सरकारी थी सब जानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, चलिए छोड़िए ना, मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं, आपने एक बेहतरीन कैंडिडेट दिया, ये तो मान ही रहे हैं सर, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है हिंदुस्तान के लिए। तो क्या जो 48 कैंडिडेट हैं, क्या जो 48 कैंडिडेट हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्या उनको अप्रोच किया जाएगा? हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं, वो 48 भी अगर एक तरफ आ जाएं तो भी फिलहाल बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी क्या मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए सब कुछ किया जाएगा? राजकुमार जी, सब कुछ का मतलब भारतीय जनता पार्टी वाला सब कुछ नहीं है। सब कुछ का मतलब है निवेदन किया जाता है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है, निवेदन करता है, अपील करता है। हम तो अपील करते हैं, आपके चैनल पे भी अपील कर रहे हैं। सुनिए, इनके कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उनके लिए कह रहे हैं बहुत अच्छा कैंडिडेट है, समर्थन दीजिए। तो उन्होंने जो निर्णय दिया था 2010 में और वो राष्ट्रीय खजाने की लूट बताया था, उसके लिए ये बोल दे कि वो सही था।
तो भी मैं मानने को भारतीय जनता तैयार पार्टी ने हूं कहा कांग्रेस कि पार्टी भाई को ये उम्मीदवार ठीक नहीं मिल रहे है। हैं। अच्छा, वो तो ना, ठीक है, ठीक है। उनका निर्णय ठीक था और 14 वो राष्ट्रीय खजाने की लूट थी। नहीं नहीं, बोल ऐसे नहीं दिए। भाई, उन्होंने कहा था चार ऐसे नहीं। दुकान अटल जी, नहीं, हम तो चार अटल दुकान जी, नहीं आप ये दे दिए कहिए कि भाई अगर कांग्रेस ये मान ले कि उस दौरान सुदर्शन जी ने जो कहा वो हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने एक एक शब्द सही कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को हो सकता है कि पीछे कर दे? नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ साहब, ये मन से सुदर्शन जी के साथ हैं। ठीक है। राजकुमार जी, क्या स्वीकार करेंगे कि भाई जज के पद पर रहते हुए सुदर्शन जी ने जो कांग्रेस के लिए कमेंट किया वो सही था, ये मानते हैं क्या? हम तो इतना कह रहे हैं विजेंद्र अरे जी, मानते देश हैं, नहीं के मानते संविधान सर? को बचाने की बात हम कर रहे ये हैं, लोकतंत्र को ऐसी बचाने की चीजें हम बात कर रहे हैं। नहीं, मानते हैं, नहीं मानते, लोकतंत्र बचे, बताइए ना। संविधान बचे, देश ऐसा बचेगा, है, ये देश नहीं तरक्की बचेंगे करेगा। अगर इन्होंने कुछ कह दिया राजकुमार तो। शर्मा जी, इशू ये है विजेंद्र राजकुमार जी, शर्मा तरफ नीचे लगा दे। राजकुमार शर्मा जी, बताइए ना, क्या उसको सही मानते हैं जो उनका कमेंट था उस पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर, जब वो बहुत संविधान अच्छे को बचा बता रहे रहे थे, हो आप खुद की अच्छे कैंडिडेट जो थे, तो वहां अच्छा जो judgment वहां था ना। संविधान को बचा तो रहे बोल थे दो। और संविधान को बचाते हुए उन्होंने जो कमेंट किया था, क्या कांग्रेस उसको कहती है कि हाँ सही था? मैं कह रहा हूं देश में जो बताइए माहौल है ना। उसको चल संविधान को रही थी ना बचाने की राष्ट्रीय आवश्यकता खजाने नहीं। की लूट, हम इसका कानून उस बिल्कुल वक्त है, 2010 कानून में के चल बड़े रही ज्ञाता थी। लोग आए ठीक है भाई, में। ठीक है। हम किसी योगेंद्र पॉलिटिकल गुप्ता जी, कार्यकर्ता को लेके नहीं आए, फाइनल भाजपा कमेंट में वाले नहीं आपसे जाऊंगा। योगेंद्र जी, क्या सुदर्शन जी को जो कैंडिडेट घोषित किया गया, आपको लग रहा है पूरे तरीके से ये कांग्रेस ने कैंडिडेट को ऊपर लेकर आए हैं, या किसी और पार्टी ने इस नाम को बताया, उसके साथ का गणित कांग्रेस को समझाया, उसके साथ कांग्रेस को लगा कि चलिए ठीक है, इनको आगे लाते हैं, मुकाबले को रोचक बनाते हैं? नहीं विजेंद्र, ऐसा लगता है कि जैसे ही एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया तो डेफिनेटली मंथन इन्होंने किया। अब इसमें कांग्रेस अपना कैंडिडेट किसी और ने कहा तो अंदर की कहानी हो सकती है, लेकिन मंथन बहुत अच्छे तरीके से और कहा कि किस तरीके से हम लोग इनको मुश्किल में डाल सकते हैं। यहाँ एक चीज और हम बार बार कह रहे हैं कि सहमति क्यों नहीं हो सकती। देखिए छोटी सी बात यहाँ भी विजेंद्र कि अगर अब राजनीति चूंकि इतनी सुचिता की बात रही नहीं, पर अगर वाकई में सुचिता होती तो भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती थी कि जैसे ही कैंडिडेट घोषित हुआ वो तुरंत खड़गे जी को बुलाती, बाकी लोगों को बुलाती, उनको समझाती, उनका समर्थन मांगती। लेकिन मुझे लगता नहीं 3-4 दिन में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रयास हुए। या कैंडिडेट को लाने के पहले एक मीटिंग की जा सकती थी जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा कैंडिडेट लेके आते हैं सर्वसम्मति से, जितना तो वैसे भी उनका ही कैंडिडेट था, ठीक बात है। तो उसको लेकर के आते हैं और आपसे एक सहमति बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, राजनीति में इतनी सुचिता बची नहीं है अब, तो इसलिए ऐसे प्रयास हुए नहीं। और जब ऐसे प्रयास नहीं हुए तो कांग्रेस ने, जो एक राजनीतिक दल है पूरी, वो भी राजनीति करते हैं, उन्होंने अपनी चाल चली और सुदर्शन को लेकर के वहां पर आ गए। अब इसके बाद होगा क्या, जो एक सवाल आपने और पूछा है कि क्या बाकी कैंडिडेट को लेके जाएंगे, तो देखिए कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं। उनको जितने ज्यादा बहुमत मिलेगा उतने ज्यादा उनकी विजय होगी, वही भी उनकी विजय है। वो भी जानते हैं कि हमारा कैंडिडेट, हालांकि अगर मैं गलत नहीं तो शायद पिछले चुनाव में जब मार्गरेट अलवा जी वर्सेस जगदीप धनखड़ जी के बीच का इलेक्शन था, INDIA गठबंधन तो था नहीं उस वक्त, या था शायद, उनकी तरफ से 2 क्रॉस वोट हो गए थे जगदीप धनखड़ जी की तरफ। तो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग तरह की है। ठीक है, इस शुक्रिया बार हमारे भी साथ भारतीय जुड़ने जनता के लिए। पार्टी लेकिन पूरी कोशिश देखिए करेगी। दोनों नाम एक दूसरे के अंदर समाहित हैं, और इसीलिए जिस ओपनिंग रिमार्क के साथ प्रोग्राम शुरू किया था उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं और उसी के साथ खत्म कर रहा हूं कि हे राधा कृष्णन, हे सुदर्शन चक्रधारी, प्रणाम आपको बारंबारी, क्योंकि आप में से एक उपराष्ट्रपति जैसे संविधान पद को सुशोभित करने वाले हैं। नमस्कार। आदरणीय श्री राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना। जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं।